वेलकम स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 28 जून का करंट अफेयर। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं 28 जून के करंट अफेयर के साथ। तो पहला हमारा करंट अफेयर था पुरस्कार से, प्राइज। तो प्राइज मिला, पुरस्कार मिला है। तो पुरस्कार किसको मिला है, देखिए सबसे पहले तो नाम याद रखिएगा क्या पुरस्कार है और किसको मिला है। तो पुरस्कार मिला है डॉक्टर पूर्णा श्री राउत को। पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर पूर्णा श्री राउत को, जो संस्कृति विभाग के सहायक संचालक भी हैं। यहाँ पे किससे मिला है? सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड, यहाँ पे लिखा है केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड के द्वारा इन्हें दूसरा स्थान मिला है। किस पे मिला है? तो संस्कृति में, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड द्वारा, जो कहाँ आयोजित हुआ था? 23 से 26 जून तक म्यूजिक डांस कंपटीशन प्ले पे मिला है। और इनकी कंपटीशन हुई थी। तो पूर्णा श्री राउत जो अभी वर्तमान में सहायक संचालक हैं संस्कृति विभाग के, उन्हें देश भर में द्वितीय स्थान मिला है। तो याद रखिएगा आप लोग कि क्रीड़ा बोर्ड द्वारा दिया गया, केंद्रीय सिविल सेवा एवं सांस्कृतिक क्रीड़ा बोर्ड द्वारा, और पूर्णा श्री राउत को दिया गया है जो कि सहायक संचालक है। यह आयोजित कब हुआ? 23 से 26 जून तक 2022 में। अब दूसरा न्यूज है, छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। छत्तीसगढ़ में जो लघु वनोपज संघ की महिला सहायता समूह है, लघु वनोपज संघ, लघु वनोपज संघ, लघु वनोपज संघ के तहत एफिलेटेड जो महिला सहायता समूह जो लघु वनोपजों को प्रसंस्करण का कार्य करती है, उन्हें ग्रिड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कौन से अवार्ड से? ग्रिड अवार्ड, याद रखिएगा, ग्रिड अवार्ड। ग्रिड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कहां सम्मानित किया जाएगा? सिंगापुर में। कहां अवार्ड के सम्मानित किया जाएगा? अवार्ड कहां दिया जाएगा? तो सिंगापुर में। और ये कहां के हैं? जगदलपुर और कोरबा के दो महिला स्व सहायता समूह। अर्थात जो महिला स्व सहायता समूह है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं? तो पहला कोरबा से और दूसरा बस्तर अर्थात जगदलपुर। तो जगदलपुर और कोरबा का कोरबा, कोरबा के कोरबा, इन्हें कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ग्रिड अवार्ड से। याद रखना बहुत जरूरी है कि अवार्ड का नाम कौन सा है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कौन से अवार्ड से सम्मानित किया, तो ग्रिड अवार्ड से। अगला न्यूज है, प्रदेश में 27 जून से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा मनाया जाएगा। जनसंख्या स्थिरीकरण मत अर्थात जनसंख्या वृद्धि दर में स्थिरीकरण की बात कर रही है, वृद्धि दर पे स्थिरीकरण। कब से कब तक मनाया जाएगा, यह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो याद रखिएगा 27 जून से 24 जुलाई तक। इसका प्रथम चरण कब से कब तक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 जून से 10 जुलाई प्रथम चरण, अर्थात शुरू से लेके 10 जुलाई तक। शुरू कब हुआ? 27 जून को, और खत्म कब होगा? 24 जुलाई को। लेकिन प्रथम चरण कब शुरू होगा? 27 जून से 10 जुलाई को। स्थायी व अस्थायी परियोजना नियोजन के साधनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जो परिवार नियोजन के साधन हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बारे में हम लोग और देखेंगे। तो अगला अगला न्यूज है हमारा, मोदी जी अभी G7 समिट पे गए हैं। वहां उन्होंने भेंट किया है दूसरे देशों के राष्ट्रपति को कुछ। और क्या भेंट किया है? तो छत्तीसगढ़ की नंदी थीम वाला, पहला थीम है नंदी थीम वाला ढोकरा कला, अर्थात ढोकरा कला से बने हुए जो शिल्प हैं, ढोकरा शिल्प जो हैं, उनसे बने हुए ये नंदी शिल्प और नंदी थीम और रामायण थीम के दो जो मोन्यूमेंट्स है, मूर्तियां हैं, उसको गिफ्ट्स किए हैं। छोटे वाले मूर्ति जो है उसको गिफ्ट किए। यहाँ पे ढोकरा कला भेंट लिखा है, तो हमें याद रखना है ढोकरा कला सबसे इंपॉर्टेंट। तो छत्तीसगढ़ में दो थीम वाली, नंदी थीम वाली कहाँ को किया गया? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को। और रामायण थीम वाली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को। रामायण थीम वाला जो था, रामायण थीम वाला वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को, और जो नंदी थीम था वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को। याद रखिएगा ढोकरा कला, ढोकरा कला छत्तीसगढ़ में कहाँ फेमस है, हमें ये याद रखना है। ढोकरा कला है बस्तर और कोंडागांव, अर्थात बस्तर संभाग के कोंडागांव क्षेत्र में ढोकरा कला चलता है।
ढोकरा कला बनाने की पद्धति पता होनी चाहिए हमें, जिसे भ्रष्ट मोम पद्धति कहते हैं। भ्रष्ट मोम पद्धति। और एक होता है मोल्डिंग पद्धति। दो पद्धति से बनाया जाता है ढोकरा शिल्प। एक होता है मोल्डिंग मेथड अर्थात मोल्डिंग पद्धति, और एक होता है भ्रष्ट मोम पद्धति। दो पद्धति से बनाए जाते हैं। यह मुख्यतः झारा जनजाति द्वारा किया जाता है। झारा जनजाति है वह ढोकरा कला का कार्य करती है। ऐसी धातु की ढलाई का उपयोग भारत में 4000 से अधिक वर्षों से होता आ रहा है, अर्थात ये सिंधु घाटी सभ्यता से चल रही है। 4000 वर्ष ढोकरा कला, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पे तकनीक का नाम लिखा है, मोम की ढलाई तकनीक का उपयोग होता है। अलावा क्या क्या है इसमें धातु, तो पीतल, पीतल का बना रहता है। ये जो धातु है ये पीतल है। पीतल को मोल्डिंग किया जाता है और ढोकरा कला बनाया जाता है। ये था अविश्वास प्रस्ताव वाला न्यूज। इसे इसलिए रखा है मैंने न्यूज पे क्योंकि यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि अविश्वास प्रस्ताव जो है पंचायती राज अधिनियम में, मैंने उस दिन बताया था इंट्रोडक्शन में कि पंचायती राज अधिनियम 1993 को लागू हुआ। पंचायती राज अधिनियम 1993 यह 24 अप्रैल को लागू हुआ था। 24 अप्रैल को लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस। पंचायती राज से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पंचायती राज भी पढ़ना है। तो पंचायती राज का जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसके जो क्राइटेरिया थे ये हमें देखना था। तो अविश्वास प्रस्ताव के क्या है, तो सबसे पहले आवेदन किसे दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, तो ग्राम पंचायत चिखली के सभी निर्वाचित पंचों द्वारा सरपंच के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। किसके खिलाफ लाया गया, विरुद्ध, किसके विरुद्ध लाया गया, सरपंच के। तो सबसे पहले याद रखिए सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। किन्होंने लाया, तो निर्वाचित पंचों ने, अर्थात निर्वाचित पंच रहेंगे। तो निर्वाचित पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन किसको दिए, तो अधिकारी कौन था यह देखना है हमें। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं विहित प्राधिकारी। ये विहित प्राधिकारी कौन थे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। तो 24 जून को ग्राम पंचायत चिखली का सम्मेलन निर्धारित किया गया। सम्मेलन का निर्धारण कब हुआ, सबसे पहले हुआ क्या, ये देखिए प्रोसेस देख लेते हैं। पंचों ने प्रस्ताव दिया, किसको दिया, विहित प्राधिकारी, जो कौन था, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। उन्होंने 24 जून को सम्मेलन की तिथि निर्धारित की। सम्मेलन की तिथि निर्धारित की और इस तिथि जो सम्मेलन था उसका पीठासीन अधिकारी किसको बनाया गया, तहसीलदार को। हमारे लिए यही काम के हैं कि पीठासीन अधिकारी कौन था, तहसीलदार। विहित प्राधिकारी कौन था, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व था। फिर ग्राम पंचायत में निर्धारित तिथि पर मतदान किया गया। मतदान के बाद 13 पंच सरपंच के हटाने का अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। हमें यह नहीं जानना है कि क्या हुआ, पास हुआ, हमें यह जानना है केवल कि विहित प्राधिकारी कौन था, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। और जो सम्मेलन आयोजित किया गया, अनुविभागीय अधिकारी ने सम्मेलन की तिथि दी है 24 जून, और 24 जून को जो पीठासीन अधिकारी था वह कौन था, तहसीलदार था। जैसे यह अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, सरपंच का पद क्या हो गया, मुक्त हो गया, और कार्यपालन पंचायती राज प्रावधानक तहत अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए गए। अग्रिम कार्यवाही क्या होगी, तो या तो नया सरपंच चुना जाएगा या फिर पंचों में से किसी को अस्थायी सरपंच बनाया जाएगा। तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है कि अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन किसे देना है, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, और वह एक तिथि निर्धारित करेगा जिस दिन वोटिंग होगी, और उस वोटिंग का पीठासीन अधिकारी कौन होगा, तहसीलदार। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। राजनांदगांव, यह राजनांदगांव है। राजनांदगांव आकांक्षी जिलों में अव्वल। कितने आकांक्षी जिले हैं छत्तीसगढ़ में, सबसे पहला सवाल, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले, छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले कितने आकांक्षी जिले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है,
10। कौन कौन से वो 10 जिले हैं? तो सबसे पहले बस्तर संभाग के सातों जिले, बस्तर संभाग के 7 जिले, बस्तर संभाग के 7 जिले। अगर आपको जिले नहीं याद है तो आप जिले वाला वीडियो देख सकते हैं, वो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है। और राजनांदगांव है, तीसरा है कोरबा, और चौथा है महासमुंद। अर्थात यह 8वां होगा, यह 9वां होगा और यह 10वां होगा। तो 10 आकांक्षी जिले, ये एग्जाम में आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? 10। छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या है 10, जिसमें बस्तर संभाग के 7 जिले व 8वां राजनांदगांव, 9वां कोरबा और 10वां महासमुंद है। तो आइए देखते हैं कि राजनांदगांव को आकांक्षी जिलों को देश में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। तो किस कैटेगरी में हुआ है ये याद रखना है हमें। कैटेगरी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो 10 आकांक्षी जिले हैं उसमें से कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, ये क्षेत्र भी याद रखना है आपको, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में आकांक्षी जिले का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग। आकांक्षी जिले का निर्धारण कौन करता है और रैंकिंग कौन देता है? तो नीति आयोग। नीति आयोग, हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग, नीति आयोग द्वारा कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में राजनांदगांव को कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़ की दृष्टि से कि कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में नीति आयोग द्वारा पहला स्थान दिया गया है। किसको? राजनांदगांव को। तो इस करंट अफेयर से हमें, इस न्यूज से हमें केवल आकांक्षी जिले और उन्हें प्राप्त पुरस्कार याद रखने हैं। तो राजनांदगांव को अव्वल मिला है। अब अगला हमारा जो करंट अफेयर है, जो न्यूज में था, वो है पंचायतों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के स्वयं कलेक्टर के स्रोत से करे आय में वृद्धि। अर्थात पंचायत को स्वावलंबी बनाना है। स्वावलंबी अर्थात आर्थिक रूप से, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से क्या बनाना है? स्वतंत्र बनाना है और इंटरडिपेंडेंट बनाना है। तो इसके लिए स्वयं के स्रोत से करे आय में वृद्धि, अर्थात पंचायतों के आय का स्रोत देखना है हमें यहाँ पे। तो पंचायतों के आय का स्रोत क्या होता है, इसके लिए हमें पुनः पंचायती राज अधिनियम पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया है पंचायती राज अधिनियम की धारा 77, पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 77, कौन से धारा पे दिया है? 77। धारा 77 में प्रावधान है कि पंचायत वैकल्पिक कर तथा अन्य कर, फीस का आरोपण कर प्रत्येक सप्ताह शिविर लगाकर कर वसूली कर सकता है। अर्थात धारा 77 के अनुसार कोई भी पंचायत कर की वसूली करता है, कर का अधिरोपण कर सकता है, वसूली कर सकता है। तो इस न्यूज से हमें यह याद रखना है कि धारा 77 जो है वह पंचायती राज अधिनियम में पंचायतों के कर की बात करता है। बस्तर का गोंचा पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। गोंचा पर्व को ही और रथ यात्रा को ही बस्तर में गोंचा पर्व कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि गोंचा पर्व के बारे में क्या क्या डिटेल दिया गया है न्यूज पे। तो बस्तर में गोंचा महापर्व के समिति सदस्य हैं। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि कब से कब तक होगा बस्तर में गोंचा पर्व। तो गोंचा पर्व होगा 14 जून से 10 जुलाई तक। बस्तर में गोंचा पर्व कब होगा? 14 जून से 10 जुलाई का। यहाँ पे दिया हुआ है कि गोंचा पर्व की तिथि क्या है, तो 14 जून से 10 जुलाई तक। बस यही इंपॉर्टेंट है और बाकी प्रक्रिया भी दी हुई है कि कैसे कैसे होता है, तो आप न्यूज में पढ़ सकते हैं। यह हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे यह इमेज है, आप जा के देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सीजी एग्जाम एकेडमी, एग्जाम एकेडमी। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला न्यूज है हमारा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, यह संजीवनी सहायता, सबसे पहले तो यह देख लीजिए कि यह संजीवनी सहायता कोष का विस्तार है। संजीवनी सहायता कोष है जो छत्तीसगढ़ में मेडिकल हेल्प के लिए विशेष या दुर्लभ बीमारी जो है उनके इलाज में सहायता है। इसी को बढ़ाकर मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना की गई है। यहाँ पे दिया देखिए, दुर्लभ बीमारियों के इलाज में व्यक्ति की जीवन भर की जमा पूंजी लग जाती है। इसी के इलाज के लिए मुहैया कराने के लिए छत्तीसगढ़ शासन संकल्पित है और इसमें विशेष सहायता योजना संजीवनी की तरह काम कर रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम कितने रुपए की? 20 लाख रुपए की। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रावधान में क्या लिखा है? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहायता दी जाती है। मुफ्त इलाज की सहायता, मुफ्त इलाज की सहायता दी जाती है 20 लाख रुपए तक। नाम क्या है इस योजना का? मुख्यमंत्री संजीवनी सहायता कोष या मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता। अब अगला है न्यूज में, वो है सभी निकायों पर बनने जा रहे हैं कृष्ण कुंज। आप सबको याद होगा कि थोड़े दिन पहले ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा कृष्ण कुंज की घोषणा की गई थी। भूपेश बघेल जी द्वारा क्या किया गया था? कृष्ण कुंज की घोषणा की गई थी। छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज कहां बनेगा? कृष्ण कुंज के सांस्कृतिक महत्व, कृष्ण कुंज बनेगा नगरीय क्षेत्रों में जो सांस्कृतिक महत्व के पौधे हैं, अर्थात जो पुराने वृक्ष हैं जिनकी पूजा की जाती है, जैसे बरगद, पीपल और अन्य जो विवाह होता है तो वृक्षों की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ में अनेक संस्कृति हैं जिनमें वृक्षों की पूजा की जाती है। आप सभी को पता है वट वृक्ष की पूजा की जाती है, वट सावित्री व्रत होता है। उन्हीं सब सांस्कृतिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए कृष्ण कुंज की घोषणा की गई थी भूपेश बघेल जी द्वारा। अब यह सभी नगरीय निकायों में विकसित किया जाएगा। तो कौन कौन से पेड़ आते हैं? बरगद, पीपल, कदम, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 30 जून तक समस्त पौधे चयनित और रोपित कर दिए जाएंगे, अर्थात 30 जून तक जहां जहां कृष्ण कुंज बनना है, कृष्ण कुंज का विकास करना है, अर्थात नगरीय क्षेत्रों में जो कृष्ण कुंज का विकास होगा वहां पौधारोपण कर दिया जाएगा। तो बस आप ये याद रखिएगा कि कृष्ण कुंज होता क्या है और क्या करते हैं। कृष्ण कुंज, इसमें यह लिखा है आगामी कृष्ण के पूरे राज्य में यह विधिवत प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट जो कृष्ण जन्माष्टमी होगा, नेक्स्ट कृष्ण जन्माष्टमी तक सभी जगह क्या होना चाहिए? कृष्ण कुंज हो जाने चाहिए। यह बोला है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। पहला क्या है? कृष्ण कुंज योजना। कृष्ण कुंज क्या है ये पता होनी चाहिए। कृष्ण कुंज जो प्रावधान है उसमें 30 जून तक पौधारोपण होगा, यह न्यूज में है। नेक्स्ट कृष्ण जन्माष्टमी तक सभी नगरीय निकायों पे कृष्ण कुंज होगा। और कृष्ण कुंज होता क्या है ये याद रखिएगा दोस्तों। तो सांस्कृतिक या विरासत पौधे जो हैं हमारे यहाँ, जो सांस्कृतिक महत्व के पौधे हैं उनका पूजा करते हैं छत्तीसगढ़ के लोग। वो हमारी संस्कृति का एक विशिष्ट अंग है कि वृक्षों का पूजा करना है। तो उन पूजा करने के लिए कृष्ण कुंज बनाया जा रहा है, और ताकि उसका संरक्षण हो सके सांस्कृतिक का, और पेड़ों का भी संरक्षण किया जा सके, साथ में पर्यावरण का संरक्षण होगा। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ को प्राप्त पुरस्कार क्या क्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। हमारी परीक्षा की दृष्टि से सर्व महत्वपूर्ण यही है कि छत्तीसगढ़ को कौन कौन सी, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम चाहे वो सीजी व्यापम का हो या पीएससी का हो, वो पुरस्कार पूछे जाते हैं कि किसको क्या पुरस्कार मिला है। तो आप यह याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के भुइयां कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? भुइयां कार्यक्रम। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भुइयां कार्यक्रम है क्या। तो छत्तीसगढ़ की जो जमीन है, अर्थात छत्तीसगढ़ में जो भूमि है,
वो सबको ऑनलाइन कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है। यह भुइयां कार्यक्रम है। भुइयां एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसमें छत्तीसगढ़ की सभी जमीन का जानकारी है, जहां से आप खसरा, नक्शा, गांव के ब्यौरा वो सब देख सकते हैं। यह अर्थात डिजिटल भूमि, भूमि का डिजिटल रूप है। भूमि की जानकारी है, इस पे कौन सी भूमि किसकी है, क्या खसरा है, किसके नाम पर है। तो भुइयां जो कार्यक्रम था उसको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। इससे यह भी पता चलता है भुइयां कार्यक्रम से कि किसी और की जमीन किसी और के तो नाम पर नहीं है। भुइयां कार्यक्रम डिजिटली प्रमाणीकरण भी करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भुइयां कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला। उसके बाद है छत्तीसगढ़ गोधान न्याय योजना, जो हम छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वाकांक्षी और फ्लैगशिप योजना है। उसको मिला राष्ट्रीय एथलेट्स इनोवेशन अवार्ड। राष्ट्रीय एथलेट्स इनोवेशन अवार्ड अर्थात अब आप कहेंगे कि गोधन न्याय योजना में इनोवेशन क्या था, तो जो महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है गौठानों पे, महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क, जो महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है उसको एक इनोवेशन के रूप में लिया गया है। तो इलेट्स इनोवेशन अवार्ड्स मिला है। क्या अवार्ड मिला है इसको? इलेट्स इनोवेशन अवार्ड। याद रखिएगा कि गोधन न्याय योजना को क्या अवार्ड मिला है? इलेट्स इनोवेशन अवार्ड। बेहतर जल प्रबंधन के लिए सूरजपुर जिले की छिंदिया ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। हमें याद रखना है कि कौन सा जिला है, तो जिले का नाम है सूरजपुर। जिले का नाम है सूरजपुर, ग्राम पंचायत का नाम है छिंदिया, और पुरस्कार किस स्तर पर किसके लिए मिला है, तो बेहतर जल प्रबंधन। तो बेहतर जल प्रबंधन के लिए सूरजपुर की छिंदिया ग्राम पंचायत को अवार्ड मिला है। फूड, अगला न्यूज है, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उस उत्कृष्ट कार्य पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं को किया सम्मानित। फूड प्रोसेसिंग, जो लघु वनोपजों की प्रोसेसिंग हो रही है उसके लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं, चूंकि लघु वनोपजों का संग्रहण आदिवासी द्वारा व महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसे आदिवासी महिलाओं द्वारा फूड का प्रोसेसिंग किया जा रहा है, अर्थात लघु वनोपजों का प्रोसेसिंग किया जा रहा है। इसी को चलते केंद्र सरकार ने उन्हें अवार्ड दिया है, तो ये याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है आज का, जो एग्जाम के मेंस में या प्री में या व्यापम के अन्य एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, यह मुख्य है। यह एक आलेख के रूप में न्यूज था, ये 8 जून का न्यूज है, यह 8 जून के आलेख है। इसमें कुपोषण और एनीमिया से बन जाता है फोर्टिफाइड राइस। तो ये याद रखिए कि फोर्टिफाइड राइस क्या होता है। तो फोर्टिफाइड राइस यह सामान्य ही राइस है जिसमें आयरन पहला, दूसरा फॉलिक एसिड, तीसरा विटामिन बी12 और चौथा जिंक। इसमें 4 अलग से न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट अर्थात पोषक तत्व, पोषक तत्व। तो सामान्य चावल से अधिक पोषक होता है क्या? फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, क्योंकि कुपोषण की स्थिति में छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा था, कुपोषण बहुत ज्यादा था। तो कुपोषण को कम करने के लिए क्या वितरित किया जा रहा है? पोषक तत्वों वाले युक्त फूड, पोषक तत्व युक्त क्या फूड वितरित किए जा रहे हैं। तो उसी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड राइस भी वितरण किया जा रहा है। तो फोर्टिफाइड राइस क्या करता है? कुपोषण और एनीमिया से बचाता है। फोर्टिफाइड राइस में क्या क्या पोषक तत्व होते हैं? तो पहला आयरन, दूसरा फॉलिक एसिड, तीसरा विटामिन बी12 जिसे साइनोकोबालामीन भी कहते हैं, साइनोकोबालामीन अर्थात कोबाल्ट मिलेगा इसमें से, कोबालामीन। विटामिन बी12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामीन अर्थात कोबाल्ट की प्राप्ति होती है। और जिंक, तो आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी12 और जिंक। यहाँ पे देखते हैं
कि फोर्टिफाइड राइस को लेकर क्या चर्चा है। फोर्टिफाइड राइस को लेकर कई बार गांव में भ्रम की स्थिति निर्मित हो जाती है, क्योंकि यह आकार में आम चावल के जैसा नजर आता है, आम चावल के जैसा ही नजर आता है, परंतु यह अधिक पोषक युक्त होता है। अब देखते हैं कि आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 और जिंक से क्या फायदे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, लोगों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के अनेक राज्यों समेत छत्तीसगढ़ में भी राशन दुकानों में फोर्टिफाइड वितरण किया जा रहा है। आयरन, फॉलिक एसिड, बी 12, जिंक मिश्रण है, अभी जो बताया मैंने। फोलिक राइस में, यहाँ पे फोर्टिफाइड राइस में उपस्थित आयरन खून की कमी को दूर करता है, वही एनीमिया से बचाता है। आयरन क्या करता है? आयरन सबसे पहले खून की कमी को दूर करता है, खून की कमी को दूर करता है और एनीमिया से बचाता है, एनीमिया से बचाता है। दूसरा है फॉलिक एसिड, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास और रक्त निर्माण में सहायता करता है। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड क्या करता है? गर्भावस्था में बच्चों को पोषण देता है, गर्भावस्था के दौरान बच्चों को पोषण देता है, भ्रूण का विकास करता है और रक्त निर्माण में सहायक है। रक्त निर्माण, फॉलिक एसिड क्या करता है? गर्भावस्था में भ्रूण को विकास कराता है और रक्त निर्माण में सहायता करता है। और विटामिन बी 12 क्या करता है? शरीर के खून का निर्माण। विटामिन बी 12 अर्थात साइनोकोबालामिन विटामिन और नर्वस सिस्टम में सामान्य कामकाज में सहायक होता है। नर्वस सिस्टम में आप देख सकते हैं कि आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 ये सभी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को सपोर्ट करने वाले हैं। अर्थात जो कुपोषण है उनको भगाने के लिए ये सभी हैं, जिसमें मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये सभी दूर होंगे, क्योंकि खून की कमी, एनीमिया, गर्भावस्था, ये सब टर्म देख के आपको पता चल रहा है कि यहाँ मातृत्व मृत्यु दर अर्थात मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और शिशु मृत्यु दर अर्थात इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इसको कम करने के प्रयास के तहत यह है। और सुपोषण अभियान जो मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया था 2 अक्टूबर 2019 को, जो 5 योजनाएं घोषित की गई थी, उसमें एक योजना था मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत फोर्टिफाइड राइस वितरण किया जा रहा है, जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक और जिंक होता है। जिंक जो शरीर में WBC का निर्माण करता है। वर्तमान में कुपोषित बच्चों की संख्या में 39% की कमी आई है। ये सुपोषण अभियान या अन्य योजनाओं के तहत जो पूरक आहार दिए जा रहे हैं पोषण, उनमें कितने प्रतिशत? 39% की कमी आई है। और वर्तमान में NFHS सर्वे जो है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आ चुका है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की स्थिति 30% के लगभग है। तो आप ये याद रखिएगा। और ये फोर्टिफाइड राइस का जो वितरण किया जा रहा है, यह कहाँ वितरण किया जा रहा है? तो यह महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 10 आकांक्षी जिलों पे, 10 आकांक्षी जिले मैंने ऊपर ही बताया वीडियो पे, आपको पहले ही बताया कि 10 आकांक्षी जिले कौन से हैं और 2 उच्च प्राथमिकता वाले जिले। तो 2 उच्च प्राथमिकता वाले जिले कौन कौन से हैं? तो कबीरधाम और रायगढ़। कबीरधाम और रायगढ़ कैसे जिले हैं? उच्च प्राथमिकता वाले जिले, उच्च प्राथमिकता वाले जिले, अर्थात इनमें कुपोषण की मात्रा ज्यादा थी इन जिलों पे, अतः इन्हें उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं, अर्थात इन्हें पहले टारगेट किया जाएगा सुपोषण के लिए। और 10 आकांक्षी जिले प्लस 2 उच्च प्राथमिकता वाले जिले, टोटल 12 जिलों में फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जा रहा है। सबसे पहले ट्वीट में हमने देखा कि ये परिवार नियोजन का ऊपर में जो ट्वीट था, मैंने उसे ट्वीट के माध्यम से ले लिया, लेकिन मुझे एक इमेज मिल गया, इसलिए मैंने इमेज भी लगा दिया है इस न्यूज पे कि परिवार नियोजन पखवाड़ा चल रहा है। परिवार नियोजन पखवाड़ा कब से कब तक चल रहा है? 27 जून से 24 जुलाई तक, जिसका पहला चरण 27 जून से 10 जुलाई तक चलेगा। 27 जून से 10 जुलाई तक पहला चरण। इसमें क्या करना है? तो परिवार नियोजन संबंधी जो
सुविधाएं हैं, परिवार नियोजन संबंधी नियोजन के साधन, परिवार नियोजन के साधन, परिवार नियोजन के साधनों के बारे में, नियोजन के साधन, नियोजन के साधन के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों और नसबंदी उपरांत हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो प्रोत्साहन राशि क्या है? अंतराल महिला नसबंदी पे 2,000 रुपए मिलेंगे, प्रसवोत्तर महिला नसबंदी पे 3,000 रुपए मिलेंगे और पुरुष नसबंदी पर भी 3,000 रुपए मिलेंगे। और यह एक कोड दिया है जिसे आप निबंध में प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई निबंध आता है पीएससी मेंस में तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही न्यूज़ में। दोस्तों, यह वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।